रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड दो बातें और आती हैं। देखो एक दो चीज़ें तो ये हैं। पहली चीज़ तो ये होती है, देखो यहाँ से सवाल बन सकता है कि भाई सब्जेक्ट नहीं बनता है, ये केवल क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। एक सेकंड रुकना भाई, क्या हुआ भाई। पहली बात तो ये होता है कि सब्जेक्ट नहीं बनता, केवल ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कई बार आप माई सेल्फ लिख देते हैं, जैसे माई सेल्फ इज़ राम, मैंने कहा कि मेरा नाम राम है, तो ये तरीका गलत है। मैं आपको बता चुका हूँ, इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल सामने है ही। तो माई सेल्फ वगैरह नहीं है, आप कहोगे आई एम राम कह दो या दिस कह दो, वो ठीक है। दिस का यूज़ कर दोगे, दिस इज नाम, इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए दिस वगैरह का यूज़ कर लो, बेहतर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में इनका यूज़ होता है, ये सब्जेक्ट नहीं बनते। ठीक है, बाकी हिंदी मीनिंग किसका, खुद का, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए लगाना होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के लिए सेल्फ आता है, प्लूरल के लिए सेल्स आता है। ठीक है, मैंने सबके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको बता दिए थे। ठीक है, वन के बारे में स्पेशली बताया था, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे अभी। फिर मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको बताए। अब इसके बाद मेरे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, देखो ये कुछ वर्ड्स हैं, पहली बात तो आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। अब देखो ऐसा है, आप और देखो अगले पेज पे बता देता हूँ, एक मिनट को, नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है। नेक्स्ट पेज पे कुछ ये वर्ड्स हैं कि एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, वेल, सेटिस्फाइड, इंट्रोड्यूस, हर्ट, अप्लाई, रिजाइन, सबमिट, रिकॉन्साइल। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है, जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। हालांकि मैं बताता हूँ रीज़न क्या है इस बात के पीछे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इतना जल्दी दिमाग में आएगा नहीं पेपर में। ये ऐसी चीज़ है, एक याद कर लो कोई सा, ठीक है, कि इन शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता ही होता है। मोस्टली कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ होता ही होता है, कुछ ऐसे हैं कि भाई सिचुएशन के हिसाब से होगा, हो सकता है हो सकता है ना हो। तो ये दो सिचुएशन हमारे सामने, दोनों का आपको ध्यान रखना है। जैसे स्टॉप हो गया, बर्न हो गया, चेंज हो गया, हाइड हो गया, बात हो गया, ग्रो हो गया, इंक्रीज हो गया, कीप हो गया, टर्न हो गया, क्वालिफाई हो गया, मूव हो गया, ओपन हो गया, सेल हो गया, फील हो गया। इन शब्दों के साथ जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस देखो, पहले मैं भी बताऊंगा रीज़न क्या है। सेंटेंस देखो, द सन हेड इट सेल्फ, मैंने कहा ना हाइड, एक तो ये रहा, हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है। द सन हेड इट सेल्फ, नथिंग सेल्स इट सेल्फ एट सच अ चीप रेट, सेल के साथ मैंने कहा इट सेल्फ का यूज़ नहीं होना है। ठीक है, बाकी देखो, ऑल द डोर्स ओपन देमसेल्व्स, ओपन देखो कहीं लिखा है कि हमारे पास है, लिखा ये रहा। ठीक है, सेल भी कहीं होगा, ये रहा। ठीक है, देमसेल्व्स का यूज़ नहीं होगा। राम हैज़ फेल्ड टू क्वालिफाई हिमसेल्फ, नहीं, क्वालिफाई भी होगा, देखो ये रहा। तो चार एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने दिए। ये वो एग्जाम्पल्स हैं या ये वो वर्ब्स हैं जनरली जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। देखो मैं एक रीज़न बताता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ क्यों नहीं हो रहा है। देखो मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो है ना फिलहाल यहाँ पे लिखी है, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इनमें से जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं, समझ रहे हो। कुछ ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी होती हैं और इंट्रांजिटिव भी होती हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों की तरीके से बिहेव कर सकती हैं, सेंटेंस में डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। फिलहाल इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना आने का रीज़न क्या है, ना आने का रीज़न ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। मैं आपको बता चुका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट तो बनते नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट धरती पे दो ही लोगों का होता है, या तो वर्ब का या प्रपोजिशन का, या तो वर्ब का या फिर प्रपोजिशन का। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है केवल दो चीज़ों का हो सकता है, या तो वर्ब का या प्रपोजिशन का। ये जितनी भी वर्ब है, जिन सेंसेस में वर्ब लिखी हैं, जनरली इंट्रांजिटिव की तरह बिहेव करती हैं। जनरली किस तरह बिहेव करती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह ही बिहेव करते हैं। और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह बिहेव करते हैं तो एक बात पक्की है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पास क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। यही कारण है कि इन शब्दों के साथ या इन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा द सन हिड इटसेल्फ बिहाइंड द क्लाउड्स, कि सूरज ने खुद को छुपा लिया बिहाइंड द क्लाउड्स, अपने आप को कहाँ, बादलों के पीछे। तो जो सूरज है या सन है जिसने छुपाया है, यहाँ पर जो हेड है, हेड ना तो वाट का रिप्लाई करेगा ना ही किसका रिप्लाई करेगा, होम का। मैंने कहा द सन हेड, सूरज ने छुपा लिया, क्या छुपा लिया, कुछ छुपाया, सूरज ने किसको छुपा लिया, बोले सूरज ने एक बच्चा पकड़ लिया उसको छुपा लिया। अरे कॉन्टेक्स्ट देखो सेंटेंस का, ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई किसको छुपा लिया। सूरज कोई व्यक्ति थोड़ी है, सूरज तो हम आसमान वाली सूरज की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा द सन हेड इटसेल्फ या द सन हेड बिहाइंड द क्लाउड्स, तो आप सूरज ने छुपाया नहीं है, सूरज छुप गया है। तो कोई काम जो खुद होता है वो जनरली इंट्रांजिटिव वाली फीलिंग आती है उसमें, मतलब इंट्रांजिटिव वाली वाला कॉन्टेक्स्ट आता है उसमें। द सन हेड, सूरज जो है वो छिप गया, छिपाया नहीं है सूरज ने, है ना, सूरज ने खुद को छिपा लिया नहीं, सूरज छिप गया है, समझ रहे हो, सूरज छिप गया है बिहाइंड द क्लाउड्स। तो इसलिए हिट जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है।
और इंट्रांजिटिव है तो सीधी सीधी बात है ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेगी तो फिर सीधी सीधी बात है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेगा क्या? भाई जब ऑब्जेक्ट ही नहीं आना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो केवल ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर इट सेल्फ की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नथिंग सेल्स एट सच अ चीप प्राइस, सच अ चीप रेट। नथिंग सेल्स एट सच अ चीप रेट मतलब समझ रहे हो, कुछ भी जो है इतने सस्ते प्राइस पर नहीं बेचता है, बिकता है। सोच के देखो, नथिंग सेल का डूअर थोड़ी हो सकता है। सोच के देखो, बेचने का काम नथिंग थोड़ी कर लेगा कि नथिंग बेचने का काम कर लेगा। नथिंग बेचने का काम कर ही नहीं सकता यार, नथिंग तो नॉन लिविंग है। नथिंग सेल्स एट सच अ चीप रेट, की कोई भी चीज़ इतने सस्ते रेट पे नहीं बिकती है। तो बेचता मीनिंग नहीं है, बिकना मीनिंग है। और बिकना होता है खुद से, और जो एक्शन खुद से होता है वो कैसा होता है? इंट्रांजिटिव होता है। जो एक्शन खुद से होता है वो कैसा होता है? इंट्रांजिटिव होता है। राम गिर गया, जानबूझ के थोड़ी गिरा, खुद ही गिर गया। खुद गिर गया तो गिरना क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, देखो ऑल द डोर्स ओपन, सारे दरवाजे देमसेल्फ खुद से खुल गए। ये दरवाजे खुले हुए थे। ऑल द डोर्स ओपन देमसेल्फ, दरवाजे खुद से खुल गए। भूत था वहां पे हैं? ऐसा पॉसिबल है दरवाजे खुद से खुल जाए? ये पॉसिबल नहीं। मतलब अब तुम कहोगे सर ऑटोमेटिक डोर होगा, ये होगा, वो होगा, वो सब एक एक एक्सेप्शनल चीज़ें हैं कि हाँ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ऑल द डोर्स ओपन है ना, मतलब सारे के सारे दरवाजे जो हैं, जब आप गए, जैसे कहीं आप गए तो दरवाजे जो हैं खुले थे। ऑल द डोर्स ओपन, सारे दरवाजे खुले थे। यहाँ पर ओपन का मतलब खोले गए से मतलब नहीं है, क्योंकि खोले गए से हो ही नहीं सकता। सब्जेक्ट कौन है? डोर्स हैं। क्या डोर ओपन करने का काम कर लेगा? दरवाजा गया, खुद जाके खोल दिया खुद को, बोले लो साहब आ जाओ। क्या डोर ओपन कर लेगा? डोर ओपन नहीं कर सकता। डोर जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट इस ओपन वर्ब का एक्शन कर ही नहीं सकता। डोर जो है वो ओपन करने का काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिखूं राम ओपनड द डोर, मैंने अभी ऊपर बताया ना कि वर्ब, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों का काम कर सकती हैं। जैसे राम ओपन द डोर है, अब ओपन किसने करा? राम ने। ओपन करने का काम राम कर सकता है? भाई राम तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसलिए यहां पर ओपन कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। राम ओपन व्हाट, क्या खोला? दरवाजे खोले। ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके पास अपना ऑब्जेक्ट भी है, सेंटेंस ठीक है। लेकिन वहीं ऊपर ये जो ओपन रखा है इंट्रांजिटिव है। रीजन क्या है? क्योंकि ओपन का डूअर क्या है? ओपन का डूअर डोर रखा है। इसका डूअर के रूप में कौन रखा है? सब्जेक्ट रखा है डोर। लेकिन डोर तो खोल नहीं सकता, इसका मतलब दरवाजे खोले नहीं गए, दरवाजे खुले हुए थे। और अगर ऐसा कॉन्टेक्स्ट है तो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी, और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट ही बनते हैं। इसलिए यहां पर देमसेल्फ का यूज गलत है। नेक्स्ट देखो, राम हैज फेल टू क्वालिफाई हिमसेल्फ। राम जो है वो फेल हो गया क्वालिफाई करने में। राम क्वालिफाई करने में फेल हो गया फॉर द नेक्स्ट राउंड, अगले राउंड के लिए। अब क्वालिफाई यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। क्वालिफाई, राम क्वालिफाई हिमसेल्फ का क्या मतलब है ना? देखो क्वालिफाई यहाँ पर जो है एग्जाम की बात चल रही है। फेल टू क्वालिफाई, राम जो है फेल हो गया क्वालिफाई करने में। अगर क्वालिफाई के बाद एग्जाम लिखो तो ठीक है भाई, क्वालिफाई द एग्जाम, राम फेल टू क्वालिफाई द एग्जाम फॉर द नेक्स्ट राउंड, कि भाई एग्जाम वगैरह उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन क्वालिफाई का ऑब्जेक्ट अगर तुम फिलहाल हिमसेल्फ रखोगे तो खुद को क्वालिफाई नहीं करा सका। क्वालिफाई नहीं हुआ, कराना नहीं, क्वालिफाई नहीं हुआ, समझे? तो एक चीज़ ये है, हिमसेल्फ की जरूरत नहीं है। तो ऊपर की जितनी भी वर्ब है, जितनी भी वर्ब्स हैं, ये जनरली दोनों मीनिंग रखती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, है ना? जैसे स्टॉप है, देखो दो चीज़ें हैं ना। जैसे मैं कहता हूँ द कार स्टॉप्ड, सोच के देखो, द कार स्टॉप्ड, मैंने लिखा इटसेल्फ, और आई स्टॉप द कार, और आई स्टॉप द कार। अब तुम सोच के देखो, दो सेंटेंस हैं यहाँ पर। जो नीचे स्टॉप है ना बच्चे, ट्रांजिटिव वर्ब है, आई स्टॉप द कार, क्योंकि स्टॉप का काम किसने करा? आई ने। क्या आई रोक सकता है गाड़ी को? अरे यार व्यक्ति चलाता है, तो स्टॉप करने का डूअर आई हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो स्टॉप का डूअर अगर आई हो सकता है तो आई स्टॉप द कार में स्टॉप ट्रांजिटिव वर्ब है। आई स्टॉप व्हाट? द कार, मैंने गाड़ी रोकी, है ना? मैंने गाड़ी रोकी, सेंटेंस ठीक है, और स्टॉप ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन मैंने कहा द कार स्टॉप्ड, क्या स्टॉप का काम कार कर सकती है? गाड़ी खुद से रुक जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई गाड़ी जी खुद से रुक गई? मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो बात हो रहा है, लेकिन गाड़ी खुद से नहीं रुकेगी, या स्टॉप करने का काम खुद से नहीं होगा। इसलिए स्टॉप यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है ना? क्योंकि द कार स्टॉप्ड का मतलब है गाड़ी जो है वो रुकी हुई थी, द कार स्टॉप्ड, है ना? गाड़ी रुकी, है ना? लेकिन तुमने डूअर वगैरह कुछ बताया ही नहीं है ना? द कार स्टॉप्ड, गाड़ी रुकी। अब तुम ये यहाँ पर जो है द कार स्टॉप्ड व्हाट, गाड़ी क्या रुकी? गाड़ी किसको रुकी? व्हाट और हुम का रिप्लाई करेगा? सोच के देखो, क्या स्टॉप यहाँ पर व्हाट या हुम का रिप्लाई कर पाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। गाड़ी क्या रुकी, गाड़ी किसको रुकी? पॉसिबल ही नहीं है व्हाट और हुम का रिप्लाई। और अगर पॉसिबल नहीं है तो बच्चे यहाँ पर स्टॉप्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर स्टॉप्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो स्टॉप्ड जब जब इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आ रहा है, इसके साथ क्या किस चीज की जरूरत नहीं है? इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम ऊपर वाली बात समझ गए होंगे ना बच्चे, ये वाली कि भाई इन सभी शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं आया, तो अगली वाली बात तो और आसान हो जाएगी आपके लिए कि अगले जो आगे जो शब्द दे रखे हैं उनके साथ क्यों आया है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह, अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है कि सर ये पता नहीं क्या समझा रहे हैं, खुद से करा है, किसी और द्वारा करा गया है,
तुम्हें कंफ्यूजन लग रहा है तो 2-4 शब्द ध्यान रख लो। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें 4 इसलिए दिए हैं, बात तो काम तो एक एग्जाम्पल में 2 में हो जाता, मैंने 4 एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं इससे थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रहे। ये शब्द हैं, इनको 1-2 बार पढ़ लोगे तो तुम्हारे दिमाग में रहेंगे कि इन शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान तो बच्चे रखने ही पड़ेंगे। और अब तुम सोच रहे हो जैसे मैं हूं, मैं अपनी जनरली बताता हूं, तो मुझे जरूरत नहीं होती ध्यान रखने की, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट से पता कर लेता हूं। समझे, सेंटेंस पढ़ के मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये इसके पीछे ये रीजन हो सकता है। तुम्हें भी लग जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तब जाके तुम्हें थोड़ा सा ही रहेगा ध्यान। शुरुआत अगर तुम्हारी है, तुम बिगनर हो, तो भाई इन शब्दों को कहीं कॉपी के अलग 1-2 पेपरों पे लिख लो, जिससे तुम्हें ध्यान रहे। अलटते पलटते हुए पेपर्स वगैरह को तुम निकलते बढ़ते इनको देख लो, और जो 2-4 बार देख लोगे तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से यही क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किसके साथ कौन सी वर्ब ऐसी है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है, कौन सी वर्ब ऐसी है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। हालांकि रटने की बात नहीं है, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया ही है कि क्यों ऐसा होता है। आगे देख लो जैसे एब्सेंट है, प्रेजेंट है, एंजॉय है, अवेल है, सेटिस्फाई है, इंट्रोड्यूस है, हर्ट है, अप्लाई है, रिजाइन है, सबमिट है, रिकंसाइल है। ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। और इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होने का केवल एक कारण है कि ये सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब की तरह व्यवहार करते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी ये सब के सब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह व्यवहार करते हैं। और आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और मुझे पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन सकता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ही तो बन सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट बनने का गुण तो पाया नहीं जाता, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ही बन सकता है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है तो आप कह सकते हैं ऊपर दिए गए सभी शब्दों के साथ यूज कर सकते हैं किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लेकिन ध्यान रखना हमेशा नहीं होता, जरूरत पड़ने पे होता है। यहां से आती है बात आपके सामने की कब इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, कब इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि तुमने देखा और देखती अपना गोली मार दी तुरंत कि अरे मुझे तो एब्सेंट मिल गया, प्रेजेंट मिल गया, एंजॉय मिल गया, अवेल मिल गया, तो मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखना ही रखना। नहीं 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 भाई, मैंने कहा ये वर्ब्स ट्रांजिटिव हैं, और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वर्ब के पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट रखा है तो तुम्हें अपनी तरफ से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है इनमें से कोई सी भी वर्ब आई है, और अगर वर्ब आई है इनमें से कोई सी भी, तो वो ट्रांजिटिव होगी। अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी और तुम्हें लगता है उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यार ऑब्जेक्ट होना तो चाहिए ना। और अगर ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो तुम अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट के रूप में किसको रख दोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। थ्योरी में नहीं आई तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं, थ्योरी में अगर नहीं आई तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मैंने 2 सेंटेंस लिखे, आई एंजॉयड एट द पार्टी और आई एंजॉयड द पार्टी। यही मैंने जो है पार्टी में एंजॉय करा और आई एंजॉयड एट द पार्टी, दोनों ही सेंटेंस लेके देखो। पढ़ोगे ना तुम, पढ़ने में तुम्हें ऐसा लगेगा पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है। जनरली बता रहा हूँ, जब मैं बिल्कुल बिगनर था तो मुझे दोनों सही लगते थे, इसलिए मैंने दोनों सेंटेंस साथ में लिखे हैं। ये सारे इंप्लीमेंटेशन वो हैं जो मैंने खुद पे करके तुम्हारे सामने रखे हैं। आई एंजॉयड एट द पार्टी और आई एंजॉयड द पार्टी, 2 सेंटेंस मैंने लिखे कि भाई मैंने पार्टी में एंजॉय किया, आप ये कहना चाह रहे हो। देखो पहला सेंटेंस गलत है बच्चे, दूसरा सेंटेंस ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि आपको ये बात भी पता होगी, मैं आपको बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट जो है वो 2 लोगों का होता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या फिर किसका ऑब्जेक्ट होगा, प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। प्रोपोजिशन के पास 100% ऑब्जेक्ट होता ही है। वर्ब में आपको देखना पड़ता है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है साहब, ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ बहुत पहले, बचपन से बताता आ रहा हूँ, समझे नहीं। अब देखो एंजॉयड, मैंने कहा ऊपर जो वर्ब लिखी देखो, ये एंजॉय, एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखो ये सेंटेंस देखो, आई एंजॉयड, एंजॉय का ऑब्जेक्ट क्या है, द पार्टी, एंजॉय का ऑब्जेक्ट क्या है, द पार्टी। इसी वजह से सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट रखा है। अब तुम कहोगे सर आपने बताया इन शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। अरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब लगाऊंगा ना जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जरा देखना, क्या पहले सेंटेंस में कोई कमी है, सॉरी पहले नहीं दूसरे में, क्या दूसरे सेंटेंस में कोई कमी है, देखो जरा। आई एंजॉय द पार्टी, एंजॉय वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, और एंजॉयड व्हाट, क्या एंजॉय करा, पार्टी एंजॉय करी। एंजॉय का पास अपना क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। द पार्टी उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब भी है ऑब्जेक्ट भी है, कुछ कमी है ही नहीं। और जब कमी नहीं है तो जबरदस्ती रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रखोगे। सेंटेंस में वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है, बात बिल्कुल ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस नंबर 2 बिल्कुल परफेक्ट है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 1 की। मैंने कहा आई एंजॉयड एट द पार्टी, कि मैंने पार्टी में एंजॉय किया। अब समस्या पता है क्या है, यहां पर आई रखा है, सब्जेक्ट है, ठीक है। एट हमारे पास प्रपोजिशन है, एट हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन। और मैंने आपको कहा प्रपोजिशन के बाद जो रखा होता है उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट होता ही है साहब, प्रपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं चलती। तो प्रपोजिशन के साथ ये जो रखा है द पार्टी ऑब्जेक्ट है, लेकिन द पार्टी ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का। और आपके पास एक वर्ब रखी है एंजॉयड, आपके पास एक वर्ब रखी है एंजॉयड। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि एंजॉय जो है वो कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। नहीं भी पता तो पता कर लो, है ना। मैंने कहा आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय करा, मैं पूछूं क्या एंजॉय करा, हो सकता है मैंने ड्रिंक्स एंजॉय करी, है ना।
हो सकता है मैंने एम्बियंस एंजॉय करा हो, माहौल एंजॉय करा हो सकता है मैंने ड्रिंक्स एंजॉय करी हो वहाँ पे, हो सकता है मैंने फूड एंजॉय करा हो पार्टी में, कुछ भी एंजॉय कर सकते हो भाई तुम, डिपेंड करता है ना। हो सकता है मैंने खुद को एंजॉय करा हो, कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो दिक्कत अगर तुम्हें समझ में आ रही हो तो पहला सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो वर्ब रखी है ना बच्चे, ये कैसी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और एंजॉयड अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो अपने साथ क्या मांगेगी? वो अपने साथ मांगेगी ऑब्जेक्ट। वो अपने साथ क्या मांगेगी? अपने साथ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट मांगेगी। अगर ऑब्जेक्ट मांगेगी तो हमें एंजॉयड को ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ये सेंटेंस तब तक गलत है जब तक हमारी ट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या ना आ जाए, जब तक हमारी ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ना आ जाए, तब तक ये सेंटेंस गलत है। अब हमें ऑब्जेक्ट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा पहले के सपोर्ट में, नंबर 3, ध्यान से देखो। मैंने ऑब्जेक्ट रखा आई एंजॉयड एट द पार्टी, सब कुछ ठीक है। मैंने एक अक्षर एक्स्ट्रा जोड़ दिया, आई एंजॉयड द ड्रिंक्स। आई एंजॉयड द ड्रिंक्स। देखो वर्ब यहाँ पर भी क्या है? एंजॉयड है। आदमी रट के चला जाए ना कि एंजॉय के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, नहीं, हमेशा नहीं आता है, जरूरत होगी तो आएगा। आई एंजॉयड, आई सब्जेक्ट है, एंजॉय वर्ब है, द ड्रिंक्स उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे कि एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब होती है या होता है, उसके साथ ऑब्जेक्ट चाहिए, और एंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट अब की बार रखा है द ड्रिंक्स। बोले सर आगे, मैंने कहा एट प्रपोजिशन, बोले हाँ सर, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द पार्टी। बिल्कुल सही बात है। तो वर्ब ट्रांजिटिव, उसके साथ ऑब्जेक्ट रखा है, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट रखा है, वर्ब के पास सब्जेक्ट रखा है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है। यहां सेंटेंस नंबर 3 में किसी प्रकार के कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी वर्ब के पास क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। लेकिन जो सेंटेंस नंबर 1 है ना, सेंटेंस नंबर 1 में आपको एंजॉयड को क्या देना पड़ेगा? कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या रखोगे? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ नहीं होता रखने के लिए, तो हम किसको रख देते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रखने से क्या होगा कि मीनिंग पे बहुत सारा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर पहले वाले की सॉल्यूशन की बात करूं, तो पहले वाले का सॉल्यूशन तीसरा भी तो हो सकता है कि आई एंजॉयड एट द पार्टी, आई एंजॉयड द ड्रिंक्स एट द पार्टी, कि मैंने ड्रिंक्स एंजॉय करी। हो सकता है मैं लिख दूं आई एंजॉयड द एम्बियंस एट द पार्टी, कि भाई पार्टी में मैंने माहौल एंजॉय करा, कितना अच्छा माहौल था पार्टी का। आई एंजॉयड द फूड एट द पार्टी, कुछ भी हो सकता है भाई, तुमने पार्टी में कुछ भी एंजॉय करा। लेकिन जब मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो जब ना पता हो तो ऐसे में क्या रख दो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई के हिसाब से आई एंजॉयड माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। जैसे ही तुमने आई एंजॉयड माई सेल्फ लिखा, सेंटेंस बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया। रीजन क्या है? एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके पास अपना ऑब्जेक्ट हो गया माई सेल्फ, एड प्रपोजिशन उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट हो गया द पार्टी। इस वजह से पहला सेंटेंस बिल्कुल क्या हो गया? ठीक हो गया। मुझे लगता है आप इन 3 सेंटेंसेस में ही ये बात समझ गए होंगे कि कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत होती है, कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती। जबरदस्ती नहीं लगाना होता है। अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है ऑलरेडी, अगर वर्ब के पास ऑलरेडी क्या रखा है, आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप अपनी तरफ से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रख सकते हैं इन सारी वर्ब्स में। ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान रखना। वो जो शुरू में मैंने लिखी है सारी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, जैसे अवेल बहुत आता है भाई, सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाता है तो अवेल पूछा जाता है, ध्यान रखना। मैं इसके ऊपर स्टार इसलिए बना देता हूँ, कभी भी अवेल मिल जाए, कुछ भी सिचुएशन हो, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, ध्यान रख लेना। ये बात कहीं लिखी नहीं है, अगर तुमने मेरे मुंह से सुन ली है तो उसको ध्यान रख के कहीं ना कहीं लिख लो। जहां भी तुम अपने नोट्स बना रहे हो स्टार बना के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेल के साथ तो पूछता ही पूछता है। अवेल का मतलब होता है किसी चीज का फायदा उठाना, किसी चीज का लाभ उठाना। ठीक है, ध्यान रखना। अवेल एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। बिना अवेल के साथ मतलब बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ नहीं है। अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। एक बात। दूसरा जरा देखो सेंटेंस नंबर 4 5 1 2 3 तो हो गया, 4 5 देखो। दे विल नेवर एब्सेंट अगेन। देखो पता है क्या, एब्सेंट के ऊपर डाउट आता है पेपर में बहुत सारे, मतलब क्वेश्चन आते हैं और बच्चों के डाउट भी आते हैं कि सर बताओ एब्सेंट के साथ आपने सिखाया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, लेकिन 2 सेंटेंस लिखे हैं, एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से सुनो, मैं समझाता हूँ। अरे बहुत सारे सेंटेंस है भाई साहब, बहुत सारे सेंटेंस हैं। देखो जरा मैं फिलहाल ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर नेवर आया उसको छोड़ो, विल आया, विल है हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जो मॉडल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और मॉडल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो दे विल नेवर एब्सेंट। अब मैंने आपको बताया एब्सेंट ऊपर लिखा, देखो ये सबसे पहला एब्सेंट ही है। और एब्सेंट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा। तो आप कहोगे दे विल नेवर एब्सेंट अगेन, गलत है बच्चे। इसको ठीक करने के लिए आपको एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा। एब्सेंट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा। आप कहोगे दे विल नेवर एब्सेंट देमसेल्व्स, दे विल नेवर एब्सेंट देमसेल्व्स अगेन। सेंटेंस अब ठीक है। पूछो क्यों? क्योंकि एब्सेंट यहाँ पर वर्ब बना है। क्या बना है? वर्ब। और वर्ब को क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। मैं आपको बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट किसका ही होता है, या तो वर्ब का या फिर प्रपोजिशन का। बस इस बात का ध्यान रखो। अगला सेंटेंस देखो, दे विल नेवर बी एब्सेंट देमसेल्व्स अगेन। सेम सेंटेंस है, थोड़ा सा फर्क है। जरा देखना, अब की बार मैंने बी लिख दिया। देखो विल क्या है? मॉडल,
और मॉडल्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर बी जो है ना वो मेन वर्ब है। ऊपर क्या था, केवल एब्सेंट रखा था तो एब्सेंट मेन वर्ब था, और एब्सेंट मेन वर्ब था तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए था। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा दे विल नेवर बी एबसेंट देमसेल्व्स। अब यहाँ पर बी जो है वो मेन वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, बी है। बच्चे जो एबसेंट है ना वो यहाँ पर मेन वर्ब है ही नहीं, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दे विल नेवर बी व्हाट, क्या नहीं होंगे वो, एबसेंट। ठीक है, तो इसको नाउन लेके चल लो। हाँ नाउन तो हालांकि एब्सेंस बनेगा, एडजेक्टिव ही लेके चलो। ठीक है, तो दे विल नेवर बी एबसेंट में अगर तुम एबसेंट लिख रहे हो तो यहाँ पर मेन वर्ब कौन है, यहाँ पर मेन वर्ब हमारी कौन है, बी है। अगर मेन वर्ब बी है तो ध्यान रखना एबसेंट यहाँ पर क्या नहीं है, एबसेंट यहाँ पर वर्ब नहीं है। और मैंने आपसे कहा था एब्सेंट अगर वर्ब बनता है तभी वो कैसी वर्ब बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा, और तभी वो क्या मांगेगा, ऑब्जेक्ट मांगेगा। लेकिन फिफ्थ सेंटेंस में देमसेल्व्स की जरूरत है ही नहीं। दे विल नेवर बी एब्सेंट अगेन, बिल्कुल सही है सेंटेंस। रीजन क्या है, क्योंकि आपकी मेन वर्ब एब्सेंट है ही नहीं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे, जो ऑब्जेक्ट लोगे। बी वर्ब के साथ आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं है ना। जैसे मैं कहता हूँ आई विल बी देयर, कि मैं वहां पर हूँगा, तो यहाँ पर देखो जो बी वर्ब है ये मेन वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फिर भी बताना इसके साथ देयर आया, देयर होता है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या ऑब्जेक्ट आया बी के साथ, बी के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, बी वर्ब के साथ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑब्जेक्ट की। और अगर बी वर्ब के साथ रिक्वायरमेंट नहीं है तो ध्यान से देख लो, एब्सेंट यहाँ पर वर्ब नहीं बना है और एब्सेंट वर्ब नहीं बना है, तो देमसेल्व्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो, दोनों सेंटेंस में फ़र्क है। ये दोनों जो सेंटेंस हैं 4 नंबर 5 नंबर, एब्सेंट वर्ब बना था तो उसने ऑब्जेक्ट मांगा, वहीं एब्सेंट वर्ब नहीं बना था तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैं वही बात कहता हूँ ना, रट के भी चले जाओ कि एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, क्या करोगे, मनाई सेंटेंस तुम्हारे सामने आ गया 5वां नंबर, तुम देखोगे कि एब्सेंट के साथ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है ना, कि एब्सेंट मिल जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और तुम इसको बिल्कुल ठीक करके आ जाओगे। अरे बोले सर आपने बताया था एब्सेंट के साथ देमसेल्व्स आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और मैं ठीक कराया। बोले जी नो एरर करके आया हूँ, गया नंबर, क्योंकि एब्सेंट वर्ब है ही नहीं। जब जब ये वर्ब बनेंगे तभी तो ऑब्जेक्ट लेंगे, जब वर्ब बने ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट किस बात का, क्योंकि अगर वर्ब नहीं बना तो प्रपोजिशन बना होना चाहिए, प्रपोजिशन होता नहीं है एब्सेंट, और ऑब्जेक्ट दो ही लोगों का होता है, या तो वर्ब का है प्रपोजिशन का, तो एब्सेंट ऑब्जेक्ट लेने की कंडीशन में ही नहीं है, वो ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। ठीक है, वी सेटिस्फाई विद द लॉजिक। अब देखो वही बात है, विद प्रपोजिशन है, द लॉजिक उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। वी हो गया आपका सब्जेक्ट और सेटिस्फाई हो गया आपका वर्ब, लेकिन सेटिस्फाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सेटिस्फाई कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब देख लो, ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट आना चाहिए तो क्या लिखोगे, वी सेटिस्फाइड आवरसेल्व्स। वी है ना, तो वी के हिसाब से क्या लगाओगे, आर सेल्व्स, वी सेटिस्फाइड आवरसेल्व्स। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखो, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। देखो मैंने कहा अवेल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं। देखो नेक्स्ट देखो, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो अवेल के साथ यहाँ पर ऑफ आया, और दिस अपॉर्चुनिटी उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। दिस अपॉर्चुनिटी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब देख लो, अगर दिस अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है तो अवेल के साथ क्या लगाओगे, शुड हो गया हेल्पिंग वर्ब, अवेल हो गया मेन वर्ब, और अवेल मेन वर्ब है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ, क्योंकि मेन वर्ब को क्या चाहिए, अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या लिखोगे, यू शुड अवेल योरसेल्फ। ठीक है, लिख कोई सा भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8 नंबर, ही फेल टू अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। ठीक है, ही फेल टू अवेल हिमसेल्फ, ही के साथ क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा। मैं आपको बता चुका हूँ भाई, अगर अवेल कहीं मिल जाएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। 7 और 8 नंबर इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, द मैन रिजाइन टू हिज फेथ, और मैनी कैन नॉट अडेप्ट टू एन एडवर्स सिचुएशन लाइक दिस। देखो 9 नंबर 10 नंबर देखो, रिजाइन और अडेप्ट दोनों ऊपर होंगे। देखो अवेल मैंने बता दिया, एब्सेंट मैंने बता दिया, रिजाइन मैंने बता दिया। ठीक है, और अवेल हो गया, एंजॉय हो गया है, और हमारे पास क्या है, अडेप्ट है और रिजाइन। अडेप्ट नहीं है इसमें, चलो खैर कोई बात नहीं। देखो भाई 9 नंबर और 10 नंबर देखो, मैन के हिसाब से हिमसेल्फ लगा दो। द मैन रिजाइन हिमसेल्फ टू हिज फेथ। 10 नंबर, मैनी कैन नॉट अडेप्ट, मैनी मतलब बहुत से लोग, तो देम सेल्फ लगाओ, देम सेल्व्स। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। बात करते हैं इम्फेटिक की, बहुत बढ़िया भाई, रिफ्लेक्सिव के बाद इम्फेटिक प्रोनाउन आता है भाई, दोनों सेम होते हैं, ध्यान रखना। मैं आपको बता चुका हूँ जैसे कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक देखने में बिल्कुल सेम होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस नहीं बनता,
केवल ऑब्जेक्टिव बनता है, एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में से कुछ नहीं बनता, ठीक है, ध्यान रखना। एम्फेटिक प्रोनाउन ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, दोनों में से कुछ नहीं है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर है क्या फिर, भाई वो कुछ है ही नहीं, वो जस्ट एक्स्ट्रा वर्ड है। एम्फेटिक प्रोनाउन पहली बात तो एम्फेटिक बना है, एम्फेटिक का मतलब होता है किसी बात को जोर देकर कहना, है ना। एम्फेटिक प्रोनाउन जोर देकर कहना। अगर तुम कॉन्टेक्स्ट ऐसा कुछ रख रहे हो जिसमें तुम्हें जोर देकर कुछ कहना है तो उसको एम्फेटिक प्रोनाउन लेके चलो, एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये है, मैंने कहा ना तो सब्जेक्ट बनता है ना ऑब्जेक्ट बनता है। बोले सर फिर, देखो सेल्फ लगता है सिंगुलर के साथ बिल्कुल सेम बात है, सेल्फ लगता है प्लूरल के साथ बिल्कुल सेम बात है, ठीक है। अब थोड़ा और समझाता हूँ, पहले एक बार इधर दिखा दूँ। ये सेम टेबल मैंने कॉपी करी ऊपर से, रिफ्लेक्सिव वाली ही, कोई फ़र्क नहीं है। आई का माई सेल्फ है, वी का सेल्फ है, यू के दोनों बन जाएंगे, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ और वन का वन सेल्फ। मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में इतना फ़र्क होता है कि एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से कुछ नहीं बनता, है ना, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव केस बनता है। दोनों में इतना ही फ़र्क है। अब तुम कहोगे सर दोनों में फ़र्क है तो कैसे पता चलेगा, अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनो जरा। ये जनरली ऐसा कन्फ्यूजन होता है, जनरली बुक में भी नहीं दिया होता, ऐसा एक कन्फ्यूजन है ये कि जनरली किताबों में भी मेंशन नहीं होती ये वाली बात, है ना। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हैं, तो वो जनरली ऐसा इस टाइप के उनके डाउट्स ज़्यादा आते हैं। मेरे को आज भी याद है, एक मेरा स्टूडेंट था, स्कूल में पढ़ा रहा था, उसने पूछा कि भैया दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो बड़ा कॉमन सा डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में, क्या कि भाई एम्फेटिक जो है वो ऑब्जेक्टिव केस भी नहीं बनेगा, ना तो सब्जेक्ट बनेगा ना ऑब्जेक्ट बनेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है एज अ एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ होगा, ध्यान ध्यान रखना, क्या एक्स्ट्रा वर्ड की तरह इसको क्या किया जाता है, सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नहीं, केवल क्या दिखाने के लिए, जोर देकर कहने के लिए, अपनी बात को जोर देकर कह रहे हो, उस बात को बताने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हो। सेंटेंस में इसकी अपनी कोई बेसिकली ग्रामेटिकल प्रोफाइल है ही नहीं, ना तो ये सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है, ये जस्ट बात को जोर देकर कहने के लिए आया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम से कम ऑब्जेक्ट तो बनता है। अगर कहीं भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखा है और आपने उसको रिफ्लेक्सिव कहा है, इस बात का मतलब ये बात श्योर है कि वो क्या बना होगा, वो ऑब्जेक्ट बना होगा। लेकिन एम्फेटिक ना तो सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है। एक बात, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई मेट द प्राइम मिनिस्टर, आई मेट द प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला। अब देखो दो चीज़ें हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर से मिलना मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है, मैं रोज बैठ रहा हूँ उठ रहा हूँ कि भाई मैं रोज उठ बैठ रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ उठना बैठना बड़ी ईजी सी बात है। जैसे मान लेते हैं तुम और मैं दो लोग हैं, और मैं बहुत बड़ा मंत्री हूँ और आप भी बहुत बड़े कोई मंत्री हैं, तो हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर से मिलना बहुत ईजी बात है कि भाई कभी भी हम मिल लेते हैं, हमारा उठना बैठना हो रहा है चाय पी रहे बैठ के, तो ये बड़ी नॉर्मल बात है। तो आई मेट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसमें कोई अपना सेंटेंस में कुछ ऐसा दाया बाया नहीं है। लेकिन आई मेट द प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी नॉर्मल बात है जो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कही गई है कि यार मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ और मेरी इस बारे में बात हुई है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में कि प्राइम मिनिस्टर से मिलना कि कोई बड़ी बात हो ही ना जैसे। लेकिन अगर जैसे तुम मैं हम में से कोई बड़ा साधारण सा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर से मिल ले, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर से मिल लिया, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। तो अब जैसे आपसे मैं मान लेता हूँ एक मिनट के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल आया, और आप मुझसे पूछो कि सर आप प्राइम मिनिस्टर मिल गए, तो मैं कहूँगा अरे मैं खुद मिला हूँ भाई प्राइम मिनिस्टर से, तुम्हें क्या पता, मैं तो खुद मिल के आया हूँ। तो आप बात को जोर देकर कहते हो कि मैं खुद मिल के आया हूँ प्राइम मिनिस्टर से भाई। तो जब ये बात आप जोर देकर कह रहे हो ना कि मैं खुद मिला हूँ प्राइम मिनिस्टर से, तो ऐसे में बात को जोर देकर कहने के लिए आप किसका यूज कर लेते हो, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कर लेते हो। आई माई सेल्फ मेट द प्राइम मिनिस्टर, ये माई सेल्फ कुछ नहीं, एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, और फिलहाल ये एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में ही आया है, समझ रहे हो। क्या है ये फिलहाल एक्स्ट्रा वर्ड ही है, इसका कुछ नहीं है। पूछो क्यों, आई सब्जेक्ट हो गया, मैट वर्ब हो गया, और उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर। आई मेट द प्राइम मिनिस्टर, मेन सेंटेंस तो यही है, आई मेट द प्राइम मिनिस्टर, आई सब्जेक्ट, मैट वर्ब, द प्राइम मिनिस्टर उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। माई सेल्फ का कुछ है ही नहीं, माई सेल्फ तो केवल जोर देकर कहने के लिए आया कि कौन, बोले मैं खुद गया था भाई साहब, मैं खुद मिल के आया हूं प्राइम मिनिस्टर से, इतनी सी बात है। ऐसे कामों के लिए हम किसका यूज करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। एम्फेटिक ना तो सब्जेक्ट बनता ना ऑब्जेक्ट बनता, बस एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में आया होता है। अच्छा, प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। इसका प्लेसमेंट आपको ध्यान रखना, यहां से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, 1% पूछ ले। वर्ब से पहले रखो, या तो वर्ब से कहां रखो, पहले। आई माई सेल्फ मेट, कि भाई मैं खुद मिलके आया हूं, ठीक है, तो माई सेल्फ जो है वर्ब से पहले रख दो एक बात, या फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद रख दो, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद रख दो मतलब लास्ट में, ऑब्जेक्ट के बाद मतलब कहाँ रख दो, लास्ट में रख दो। ये दोनों प्लेसमेंट ही क्या है, ठीक है, चाहे तो यहाँ रख दो वर्ब से पहले रख दो, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में लास्ट में रख दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में लास्ट में रख दो। दोनों ही बातें क्या है, ठीक है, बशर्ते आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ना तो ये सब्जेक्ट बना है ना ये ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। ये भी हमारी बात हो गई। ओहो, रेसिप्रोकल की बात करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है हमारा, जैसे मैं कहता हूँ एक दूसरे के लिए,
एक दूसरे के लिए। जब रेसिप्रोकेट करते हैं हम किसी चीज़ को, है ना, ए ने हेल्प करी बी की और बी ने हेल्प करी किसकी, ए की, तो ये बेसिकली रेसिप्रोकेट करना हो गया, एक दूसरे के लिए तुम कुछ कर रहे हो, ठीक है नहीं। ऐसा कोई मीनिंग होता है तो ऐसे प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे ईच अदर है ना, इसका मीनिंग भी एक दूसरे के लिए से निकालेंगे ना, एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए, अभी तुम एग्जैक्ट ले लो, एक दूसरे से, है ना, या एक दूसरे के लिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों ही बातें क्या हैं, ठीक है। अब देखो ईच अदर है, वन अदर है, इन दोनों में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ईच अदर हमेशा दो के लिए यूज़ होता है, फॉर टू, है ना, और वन अनदर फॉर मोर देन टू। दो से ज़्यादा की बात करनी है तो वन अनदर लगाओ, दो की बात करनी है तो ईच अदर लगाओ। इनमें यही सवाल आपसे पूछता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। एक बात हो सकता है ये पूछ ले, ध्यान रखना, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ईच अदर और वन अनदर भी केवल और केवल क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। इनमें भी सब्जेक्ट बनने की क्षमताएं नहीं पाई जाती, ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट नहीं बनते लैंग्वेज में, है ना, ये केवल क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। ईच अदर, वन अदर, दोनों के दोनों, दोनों एक दूसरे के लिए मीनिंग इनका होता है। अगर दो लोग आपस में कह रहे हैं एक दूसरे के लिए तो ईच अदर लगाओ, दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के लिए कह रहे हैं तो वन अनदर का यूज़ करो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, तुम्हें पता है राम और श्याम दो लोग हैं और दो लोगों के लिए किसका यूज़ करेंगे, ईच अदर का। हेल्प वर्ब है और मैंने कहा ईच अदर केवल क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बना भी है, और दो लोगों के लिए ईच अदर आया तो सेंटेंस बिल्कुल क्या है, ठीक है। लेकिन वही मैंने कहा राम श्याम एंड गोपाल, अब की बात दो और एक कितना, तीन लोग हो गए, टोटल तीन लोग हैं तो मोर देन टू है, और मोर देन टू के लिए वन अनदर का यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर ये वर्ब के साथ क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है, और ऑब्जेक्ट ही ये बनता है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये बात भी हो गई हमारी, बस। तो राम और श्याम ने एक दूसरे की हेल्प करी, राम श्याम और गोपाल ने एक दूसरे की हेल्प करी, आपने रेसिप्रोकल में बता दिया, ठीक है साहब। आ जाओ जरा नेक्स्ट देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो इंडेफिनिट के कॉन्टेक्स्ट से आपको समझ में आ रहा होगा, वो चीज़ जो डेफिनेट नहीं है वो इंडेफिनिट है ना, जो डेफिनेट नहीं है, ऐसे प्रोनाउन जिसका कोई अपना स्पेसिफिक कोई खास मीनिंग नहीं निकलेगा, किसी खास व्यक्ति विशेष की वो बात नहीं कर रहे होंगे, है ना, जो जनरली सब के लिए आया है, किसी के लिए नहीं आया है। जैसे नन है, नन मतलब कोई नहीं, मतलब जीरो। एवरीवन या एवरीबडी मतलब सब। तो जब ऐसा कोई मीनिंग हो जिसमें कुछ, सब, कोई नहीं, ऐसा कोई मीनिंग हो जहां पर क्लियर ही ना हो किसकी बात चल रही है, कितने लोगों की बात चल रही है, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ना तो नंबर क्लियर हो ना कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो कि किसके लिए कहा जा रहा है, ठीक है नहीं। मैंने कहा फ्यूवर देयर कि कुछ लोग वहां पर थे, या ना के बराबर लोग वहां पे थे, मैंने ऐसा कहा। तो अ फ्यूवर देयर या फ्यूवर देयर मैं कहता हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको नंबर क्लियर नहीं है ना, और आपको ये भी नहीं पता किसकी बात चल रही है, मेल था, फीमेल था, किसकी बात चल रही है, एनिमल था या बेसिकली कोई ह्यूमन बीइंग था, कुछ नहीं पता। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जितने भी प्रोनाउन का यूज होता है उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, ध्यान से देखो। जैसे सम के साथ बनाते हैं, समवन, समबडी, समथिंग, है ना, सम से तीन बने, ऐसी एनी से बन जाएंगे, एनीवन, एनीबडी, एनीबडी दो बार लिख दिया क्या, एनीथिंग, ठीक है, इधर आ जाओ, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। नो वन से लगा लो, नो वन, नोबडी, नथिंग। एवरी से लगा लो, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ठीक है। उसके अलावा नन लगा लिया आपने, नन मतलब कोई नहीं से निकल जाता है। फ्यू मतलब, फ्यू के वैसे तो फैमिली में तीन मेंबर जनरली होते हैं, आ फ्यू, द फ्यू और खाली फ्यू। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, और आ फ्यू होता है कुछ। लेकिन फ्यू के बारे में ध्यान रखना, फ्यू प्रोनाउन बन जाता है, फ्यू क्या बन जाता है, प्रोनाउन बन जाता है, लिटिल नहीं बनता है, ध्यान रखना। मैनी मतलब कुछ होता है, वन मतलब एक से, ऑल मतलब सभी, बोथ मतलब दोनों, सब मतलब कुछ। इनमें से किसी को भी पढ़ लो, तुम्हें पढ़ने के बाद ये क्लियर नहीं होगा कि मीनिंग डेफिनेट है या कॉन्टेक्स्ट डेफिनेट है ना। कभी भी डेफिनेट की बात तो पता चलती ही नहीं है। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो जिनमें नंबर भी जनरली, कुछ ही हैं जिनमें नंबर क्लियर, जैसे वन में नंबर क्लियर है, बोथ में नंबर क्लियर है। अगर तुम बोथ कह रहे हो तो नंबर क्लियर है तुम्हारे पास, बोथ मतलब दोनों, दो के लिए ही आता है, लेकिन ये पता नहीं कौन, है ना। तो इंडेफिनिट कॉन्टेक्स्ट होता है तो ऐसे प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे दिए, सबके सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कुछ देख लो। मैंने कहा वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, यहाँ पर वन जो है सब्जेक्ट बना है, वन जो है वो क्या बना है, सब्जेक्ट बना है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी हैज इन्फॉर्म्ड वंस टीचर, एवरीबडी हैज इन्फॉर्म्ड वंस टीचर। अब देखो ध्यान से देखो, एवरीबडी है, क्या है, एवरीबडी, सब्जेक्ट क्या है, एवरीबडी है। अगर सब्जेक्ट एवरीबडी है तो ध्यान रखना, एवरीबडी हो गया, मैं निशान लगाता हूँ, समवन हो गया, समबडी हो गया, एनीवन हो गया, एनीबडी हो गया, ठीक है, नो वन हो गया, नो बडी हो गया, सॉरी, एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया। ये मैंने 8 पे मार्क करा है, 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, टोटल 8 हैं। ये सब के सब किसी व्यक्ति के लिए आए होते हैं, है ना।
वन या बडी आप लगा रहे हो तो किसी न किसी व्यक्ति के लिए आए हैं। जब किसी न किसी व्यक्ति के लिए आए होते हैं तो आपको पता है किसी व्यक्ति के लिए आए हैं, और इन सबको सिंगुलर मानते हैं। समबडी हो, समवन हो, एनीबडी हो, एनीवन हो, नोबडी नो वन, और एवरीवन एवरीबडी, ये सब के सब, ये 8 के 8 कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखना। और अगर ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और इनका जो एडजेक्टिव होगा, इनके लिए जो एडजेक्टिव का आप यूज कर रहे होंगे वो भी सिंगुलर आएगा। अब एवरीबडी है, मुझे एवरीबडी का पता तो है नहीं, ही है, शी है, इट तो हो नहीं सकता, बड़ी लिखा है, ठीक है, ही है या शी है मुझे पता तो है नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि दे नहीं हो सकता। दे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चे इन सबको सिंगुलर मानते हैं। समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, ये चारों आठों के आठों सिंगुलर माने जाते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो इसके ये दे की फैमिली से तो होंगे नहीं, या तो ये, या इसके लिए ही लगाओगे या शी लगाओगे। मैं आपको बता चुका हूं, जब जब जेंडर क्लियर ना हो तो हमेशा वरीयता किसको देते हैं, हमेशा प्रेफरेंस किसको देते हैं? मैस्कुलिन जेंडर को। इसलिए ध्यान रखना, अगर इन आठों में से कुछ भी मिल जाए, अगर इन आठों में से कुछ भी मिल जाए, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, या एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, इनमें से कुछ भी मिल जाए, इनके साथ हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के एडजेक्टिव का यूज करना है। तो वंस नहीं, क्या आएगा? हिज आएगा। एवरीबडी हैज इन्फॉर्म्ड हिज टीचर, एवरीबडी हैज इन्फॉर्म्ड हिज टीचर। अब आपको सर वंस क्यों लगाया? अरे भाई वंस तो वन के लिए लगाया ना, वन के लिए क्या लगाया? वन के लिए वंस लगाया। वन के बारे में बात करेंगे, पूरी हमने चीज़ें लिख रखी हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। बाकी एक सेकेंड, ये हमारा वंस, इस बारे में भी बात कर लेंगे, सेंटेंस में नीचे लिखा है, टेंशन ना लो। एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन ब्यूटी, एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन ब्यूटी। हिज नहीं, क्या आएगा? इट्स आएगा, ठीक है, क्या आएगा? इट्स आएगा। अब तुम कहोगे कैसे? भाई ऐसे आएगा कि एवरीथिंग लिखा है, और थिंग का मतलब होता है नॉन लिविंग, और अगर कोई चीज़ नॉन लिविंग है मतलब ना तो वो ही है ना वो शी है, ठीक है। और एवरी लगा है तो मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं अभी पिछली ही दो क्लास में, दो क्लास पहले, मतलब आज की क्लास और इससे पिछली क्लास पहले बता चुका हूँ कि एवरी हो जाए, है ना, या ईच हो जाए, या आइदर हो जाए, या नाइदर हो जाए, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। जब जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन 1 by 1 होता है। इसलिए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को हमेशा सिंगुलर मानते हैं, हमेशा इसको क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। तो ये दे की फैमिली से भी नहीं हो सकते, बचा क्या? इट। तो एवरीथिंग इट की फैमिली से है, इट की फैमिली से है, मतलब इट का एडजेक्टिव क्या होगा? इट का एडजेक्टिव होगा इट्स। इट का एडजेक्टिव क्या होगा? इट का एडजेक्टिव इट्स होगा। बस इतना ध्यान रखना है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन ब्यूटी, एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन ब्यूटी, तो हिज नहीं, क्या आएगा? इट्स आएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में तुम्हें खास करके ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव कैसा आएगा। यहाँ से सवाल बहुत बनता है इंडेफिनिट प्रोनाउन में कि जैसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसी टाइप का क्या होना चाहिए? पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। ये जो मैंने तीनों चेंज करे हैं, तीनों के तीनों क्या है? तीनों के तीनों पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में पॉजेसिव एडजेक्टिव का खास करके ध्यान रखना होता है, एक बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो भाई, ये वाली बात मैं तुम्हें आगे बता रहा, जो मैं पीछे बता के आया हूँ, ये वाली बात आगे लिखी है। वन के बारे में भी बात करूँगा बच्चे, एक बार इधर देख लो। मैंने आपको सामने देखो 8 बोले थे, 8 के 8 है तुम्हारे सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल आर कॉमन जेंडर प्रोनाउन, सबके सब कॉमन जेंडर प्रोनाउन है। तुम्हें पता तो है नहीं किसके लिए आए हैं। और कॉमन जेंडर प्रोनाउन के लिए हमेशा किसको यूज़ करते हैं? यूज़ मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउंस। कॉमन जेंडर प्रोनाउन के बदले किसका यूज़ करो? जब हमें ना पता हो तो हम मैस्कुलिन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? मैस्कुलिन का यूज़ करेंगे। और मैस्कुलिन में कौन आता है? ही आता है। ये सबके सब सिंगुलर होते हैं, इसलिए मैंने ही लिया है। अगर माना ये प्लूरल होते तो मैं दे की फैमिली उठाता, क्योंकि आपको पता ही, शी, इट, तीनों का प्लूरल दे होता है। अच्छा ठीक है। और मैस्कुलिन के लिए ही, सब्जेक्ट चाहिए तो ही लगाओ, ऑब्जेक्ट चाहिए तो हिम लगाओ, एडजेक्टिव चाहिए तो हिज लगाओ, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए तो हिमसेल्फ लगाओ। एग्जाम्पल देखो, एवरीवन शुड डू समथिंग फॉर देयर नेशन। समथिंग फॉर देयर नेशन नहीं, एवरीवन आया तो समथिंग फॉर हिज नेशन। नो वन विल डाई अनलेस वन कंसल्ट्स अ डॉक्टर लेट। नो वन विल डाई, कोई भी नहीं मरेगा, अनलेस वन कंसल्ट्स अ डॉक्टर लेट, अनलेस ही कंसल्ट्स अ डॉक्टर लेट। अगर मुझे नो वन के साथ कुछ लगाना है तो वन का यूज़ नहीं करूंगा। तुम सोचो नो वन का वन उठा के यहाँ पे वन लगा दूं, अरे नहीं भाई। जब तक मुझे क्लियर है कि नो वन है तो मुझे पता है कि मुझे किसका यूज़ करना है, ही का यूज़ करना है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन ब्यूटी, ये सेंटेंस ऊपर भी आ गया था। हैज़, देयर नहीं, क्या आएगा? इट्स आएगा, क्योंकि थिंग आया बच्चे। और थिंग के साथ क्या लगाओगे? थिंग नॉन लिविंग में आता है, इट, और इट की फैमिली में एडजेक्टिव होता है इट्स। इट की फैमिली में एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स होता है। बाकी वन की बात करें तो देखो, वन के बारे में तुम्हें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। मैं इस पर जितना भी MIM पे लिखूँ कम है। वन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखने की बात है। देखो वन जो है ना, वन का मतलब किसी भी एक से हो सकता है, ध्यान रखना। वन का मतलब किसी भी एक से हो सकता है ना। मैंने कहा वन जो है, जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, एक सेंटेंस ऊपर था, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस मतलब यहाँ पर एक, मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, तुम, मैं, सड़क चलता कोई व्यक्ति, तुम्हारे फैमिली वाला कोई, किसी को भी वन मान सकते हो। वन मतलब कोई भी एक व्यक्ति, मतलब हर कोई, सबको एक मान के चला गया कि कोई भी व्यक्ति एक, कोई भी एक व्यक्ति, मतलब वो कोई भी हो सकता है, ABCD XYZ कोई भी। बाकी वन जो है वो सिंगुलर होता है,
और वन का प्लूरल भी होता है बच्चा, वन का प्लूरल वंस होता है। तुम्हें जानने में ऐसा लग रहा है बोले सर वन का प्लूरल वंस कैसे, बोले जी 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, लेकिन ऐसा नहीं, ये प्रोनाउन के रूप में देखो, इसको मैथ से मत देखो। वन का प्लूरल वंस होता है, जरूरत कहीं पड़ेगी तो वन का प्लूरल किस रूप में यूज़ करेंगे, वंस के रूप में यूज़ करेंगे, याद रखना। अगर वन का पजेसिव एडजेक्टिव बनाना है किसी नाउन के जस्ट पहले रखना है पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में वन को, तो वो वंस में अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, ध्यान रखना। यही चेंज मैंने ऊपर करा था, देखो ध्यान से सुनो। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले मुझे एडजेक्टिव चाहिए था, नाउन से पहले मुझे पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस नहीं होता, वंस तो प्लूरल नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है अपॉस्ट्रोफी लगता है वंस में। अब क्या लगता है, अपॉस्ट्रोफी, इसलिए मैंने ऊपर भी क्या लगाया, देखो मैंने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाई वन के साथ, वंस करा उसको, ठीक है। बाकी वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है, मैं आपको ऊपर ही पढ़ा के आया हूँ कि वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है, और यहाँ से बड़े सवाल आते हैं वन के साथ कि वन के साथ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वन को इंडेफिनिट प्रोनाउन मान के उसके साथ ही का यूज़ कर देते हैं या हिमसेल्फ का यूज़ कर देते हैं, है ना, उसको ही की फैमिली का समझ लेते हैं, और किसका यूज़ कर देते हैं, हिमसेल्फ का। भाई गलती कर दोगे, ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर समझे। वन अपने आप में इतना स्पेसिफिक है इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के मामले में कि वन से हद से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, किस बात के ऊपर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर, ठीक है। तो तुम्हें ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, वन का अपना खुद का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनका अपना खुद का प्रोडक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन्होंने अपना खुद का बनाया है, वन सेल्फ, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये बात हो गई पूरी। बाकी देखो क्वेश्चन टैग में ये क्वेश्चन एक बन जाता है, क्वेश्चन टैग में खास करके सवाल बनता है, मैंने इसलिए यहाँ पे इसको डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं बात। देखो क्वेश्चन टैग की मैं बात करता हूँ थोड़ी सी। अब बात ये होती है क्वेश्चन टैग होता क्या है ना, तुम्हें नहीं पता होगा या तो वहीं समझ ले, मुझे लगता है क्वेश्चन टैग में। देखो मैं बता देता हूँ, एक बार कोशिश करना समझने की, नहीं आए तो टेंशन ना लेना, क्वेश्चन टैग बता दूंगा। जनरली क्या होता है जैसे हम किसी से कुछ बात कर रहे होते हैं, तो जब हम उसका अप्रूवल चाहते हैं तो हम उससे पूछते हैं। जैसे मैं पूछता हूँ कि आज जो है बाहर भंडारा हो रहा है, खाने चलोगे कि भंडारे में सर। तो मैं जब तुमसे पूछ रहा हूँ कि आज जो है भंडारा हो रहा है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ खाने चलोगे, खाने चलोगे, तो तुमने कोई रिप्लाई नहीं करा, मैं तुमसे पूछा हाँ चलोगे नहीं चलोगे। तो ये जो मैं बात लास्ट में पूछ रहा हूँ, चलोगे कि नहीं चलोगे, आज भंडारा हो रहा है बात चलोगे, तो ये जो चलोगे है, चलोगे या नहीं चलोगे, जो मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बेसिकली क्वेश्चन टैग है ना। क्वेश्चन टैग एक छोटा फॉर्म में क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन टैग एक बेसिकली मिनी क्वेश्चन है, ऐसा मान के चलो। हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन टैग क्या होता है, एक मिनी क्वेश्चन होता है, जो जनरली हम सेंटेंस से, कोई सेंटेंस जो हमने बोला है उससे रिलेटेड पूछना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एवरीवन वांट्स टू मीट यू, कि हर कोई तुमसे मिलना चाहता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो वर्ब होती है, जैसे वांट्स वर्ब है, वांट्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, डू या डज होती है। क्या होती है, डू या डज। मैंने डू या डज उठाया। सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन टैग हमेशा अपोजिट बनता है, ठीक है। क्यों बनता है तो तुम सोच के देखोगे, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ बाहर भंडारा हो रहा है, चलोगे, है ना, तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं तुमसे क्या कहूँगा, चलोगे नहीं, चलोगे कि नहीं चलोगे। तो जनरली जब कॉन्टेक्स्ट निकालोगे, तो जब तुम क्वेश्चन पूछ रहे होंगे चलोगे कि नहीं, मेरे साथ आओगे कि नहीं, ऐसा करना है कि नहीं करना है ना। तो जब तुम शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहे होते हो तो तुम हाँ है तो फिर उसमें ना कर दोगे। अब जैसे तुम एक सेंटेंस कहता हूँ कि यार आज बाहर नहीं जाएंगे, ये जाएंगे, सोचो। मैंने आपसे कहा कि यार आज पढ़ाई करेंगे, यार आज बाहर नहीं जाएंगे, शाम को आज चाय पीने बाहर नहीं जाएंगे। एक सेंटेंस मैंने बोला बाहर नहीं जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है। जब मैं इसका क्वेश्चन टैग पूछूंगा तो मैं तुमसे कैसे पूछूंगा, ये जाएंगे, बताओ जाएंगे क्या। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही बनेगा। लेकिन मैं कहता हूँ आज बाहर जाएंगे भाई, है ना, और तुमने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं तुमसे पूछता हूँ नहीं जाएंगे क्या, बाहर नहीं जाएंगे क्या। तो क्वेश्चन अगर पॉजिटिव होगा, मतलब जो भी सेंटेंस दे रखा है, नॉर्मल सेंटेंस जो असर्टिव है, अगर वो पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा ऑटोमेटिकली। और जो क्वेश्चन जो सेंटेंस लिखा है आपके पास, वो सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, और सेंटेंस जो लिखा है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग ऑटोमेटिकली नेगेटिव होता है। ये बात ध्यान रखने की है। उसके अलावा यहाँ सवाल बनता है बच्चे कि ये जो प्रोनाउन है किसके हिसाब से है, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से आता है ना। और मैं तुम्हें अभी सिखा के आया हूँ कि एवरीवन वाले सब्जेक्ट में, एवरीवन वाले मैटर में, एवरीवन हो, एनीवन हो, नो वन हो, एवरीबडी हो, इन वाले मैटर्स में किसको चुनते हैं, ही को चुनते हैं। किसको चुनते हैं, ही को चुनते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन टैग में ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन टैग में आंसर दे होगा। बस इतना ही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ चुके हैं उनको तो ये बात क्लियर हो गई होगी, शायद तुमने सेंटेंस देखा भी हो, नहीं भी देखा है तो ध्यान रखना क्वेश्चन टैग में कॉमन जेंडर प्रोनाउन अगर है, क्वेश्चन टैग में कॉमन जेंडर प्रोनाउन है, उसके लिए ही का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, दे का। बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो मैं क्वेश्चन टैग में बता दूंगा, मैं चैप्टर कराऊंगा अलग से, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।